तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है जो मरा है वो सेलिब्रिटी है? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है जो मरा है वो सेलिब्रिटी है। हर पुलिस वाले, हर न्यूज़ वाले आए हुए हैं। तो तभी हम अफसर चैन को देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं और फिर वो सीधा रूम के अंदर जाती है और लाश को देखकर कहते हैं इसका तो बड़ी बेरहमी से खून किया गया है। तो तभी हम मिस यान को देखते हैं जो अफसर चैन के पास आती है और कहती है कि हमने इस विक्टिम के बारे में पूरी जानकारी पता कर ली है। विक्टिम का नाम रडार है, इसकी उम्र 29 साल है, ये एक सिंगर है, ये पहले बैंड एक्सल क्रीम का मेंबर भी था। अभी कुछ दिन पहले इसका एक न्यूज सॉन्ग आया था और वो भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया और इसके बहुत सारे फैन भी हैं। विक्टिम को किसी नुकीले वेपन से मारा गया है और हमें पूरी जगह पर कोई भी नुकीला वेपन नहीं मिला। और विक्टिम की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम मिसलीन है और वो भी हमारे पास ही बैठी हुई है। और फिर वो दोनों मिसलीन के पास जाते हैं जहाँ पर मिसलीन बैठी रो रही होती है और वो कहती है कि आज मेरे हस्बैंड के साथ डेट थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो नहीं रहेंगे आज। तो फिर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो दरवाजे पर फिंगरप्रिंट मैच कर रहा होता है और तभी उसके सामने सैम आ जाता है। तो फिर वो जल्दी से जाकर ऑफिसर चैन को बताता है कि हमें दरवाजे पर फिंगरप्रिंट मिले थे, हमने उन्हें अपने डेटाबेस से मैच किया है और हमें एक बंदे का मैच मिल भी गया है। तो फिर ऑफिसर चैन कहता है कि हर जगह नाकाबंदी कर दो, वो खूनी बचकर भागना नहीं चाहिए और उसको जल्दी पकड़कर मेरे पास लाओ। और फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जब हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो आता है और कहता है कि सर हम मुजरिम को पकड़ कर ले आए हैं, ये वही लड़का है जो पहले गरीबों वाली फिल्में बेचने के जुर्म में पकड़ा गया था और इसको 2-3 दिन जेल में रखा था हमने। तो फिर मिस यान कहती है कि तुम, तो सैम कहता है कि हेलो, नाइस टू मीट यू मिस यान, कैसी हो आप? तो कूनी कहते हैं कि ये लुमड़ी यहाँ भी आ गई। तो मिस यान कहती है लगता है कि तुम सुधरोगे नहीं। और फिर मिस यान सैम का स्टेटमेंट लेने लग जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सैम कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस यहाँ पर डिलीवरी देने के लिए आया था, लेकिन जब मैं आया तो यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी जिसे देखकर मैं डर गया और यहाँ से भाग गया था। तो मिस यान कहती है इसका मतलब कि सबसे पहले लाश को तुमने देखा था, तो फिर तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? तो सैम कहता है कि मैं दोबारा किसी मुसीबत में नहीं था फंसना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से भाग गया था। तो कूनी कहती है भैया ये देखो, ये तो एक बहुत बड़ा सिंगर था और ये बैंड क्लब का मेंबर भी था। तो सैम कहता है कि बुरी बात, कूनी ऐसे नहीं करते, किसी को पूछे बिना किसी की चीज को टच नहीं करते। भाई उसने टच किया ही कहाँ है? और फिर सैम कहता है कि मिस यान इससे मिलो, ये मेरी छोटी बहन है और ये डिलीवरी के टाइम मेरे साथ ही थी, अब मैं इसको खून वाली जगह पर कैसे लेके जा सकता था? तो फिर मिस यान कुछ सोचती है और वो सैम का कान पकड़ के कहती है कि अगर अगली दफा तुम मुझे किसी मर्डर वाली जगह पर मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर हम अफसर चैन को देखते हैं जो मिस लिन को कह रहा होता है कि मिस आप घबराइए मत, हम इस केस को जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। तो मिस यान आकर कहती है कि मिस लिन, क्या आप किसी ऐसे को जानती है जो मिस्टर रडार को मारना चाहता हो या उनको धमकियां देता हो या वो कुछ दिन से अजीब बिहेव कर रहे हो या आपको किसी पर शक हो? तो मिस लिन कहती है कि नहीं नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका सॉन्ग फेमस हो गया था। तो भाई लोग वो रो रो के सब बता रही होती है, इसलिए मैं भी रो रो कर उसकी फीलिंग का इजहार कर रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे वो ड्रामे वाली थपकी ना समझ लेना जो अटक अटक के बोलती थी। तो फिर मिस यान सोचती है कि लगता है कि ये केस बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर हम सैम को देखते हैं जो खूनी के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि मैंने उसके हाथ में कोई चीज देखी थी, शायद वो वेपन ही था जिससे उसने मारा था। और तभी उसे याद आ जाता है कि वो तो एक आइस कोन थी। और तभी वो मिस यान को ये बात बताने के लिए जाता है, मगर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो मिस यान के ऊपर गिरने वाला होता है। मगर वो जब सामने देखता है, सामने तो मिस यान के बड़े बड़े विचार हैं, तो वो खुशी खुशी गिरने को तैयार हो जाता है और हंसते हंसते स्माइल करके उसके ऊपर गिर जाता है और कहता है कि वाह क्या नरम नरम चीज है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हाय हाय काश इसकी जगह मैं होता। ओहो क्या बोल दिया? एडिटर ये वाली लाइन काट देना, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। तो फिर मिस यान कहती है कि सैम तुम्हारी इतनी हिम्मत, और तभी उसकी जम जम कर धुलाई करती है। तो एक अफसर कहता है छोटी बच्ची आप तो उसे ना मारो, वो तो आपका भाई है। मगर हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर उसकी धुलाई करते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो फिर सैम कहता है कि मिस मैंने जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया, मैं तो बस आपको वेपन के बारे में बताने वाला था। तो तभी अफसर चैन आकर कहता है कि तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर लेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो तभी सैम वहां से जाने लगता है और वो कूनी को मना रहा होता है। मगर तभी हम अफसर चैन को देखते हैं जो पीछे से आवाज देता है और कहता है कि सैम अगर तुम मुझे किसी दोबारा केस में नजर आए तो मैं तुम्हें पकड़कर जेल में डाल दूंगा। और वो कूनी को कहता है कि छोटी बच्ची अगर तुम्हारा भाई तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसको पकड़कर जेल में डाल दूंगा। मगर तभी वो उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मिस यान को देखते हैं जो अभी भी उस केस को सॉल्व करने में लगी होती है, मगर उसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा होता। भाई कैसे मिलेगा? वो सैम ही था जो तुम्हें क्लू ला कर देता था, तुम्हें क्यों बात समझ नहीं आती?
और फिर हम ऑफिसर चैन को देखते हैं जो वहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि क्या तुम्हें इस केस के बारे में कुछ पता चला। तो मिस चैन कहती है हमें ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला, ना ही इनको चोरी की वजह से मारा गया क्योंकि सारा सामान वहीं पर ही पड़ा हुआ था। जरूर इनका ही कोई करीबी होगा जिसने इनको मारा है, लेकिन हमें वो समझ नहीं आ रही कि वो कौन है। तो ऑफिसर चैन कहता है कि इतने दिन हो गए तुम्हें, लेकिन तुम्हें इस केस का कोई सुराग तक नहीं मिला। तुम्हें पता है हमें मीडिया और ऊपर से कितना प्रेशर आ रहा है। अगर तुम और कुछ दिनों के अंदर इस केस को ज्यादा सॉल्व कर सकी तो तुम्हें हम वापस भेज देंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम कुनी को देखते हैं जो अपने भाई को उठाने के लिए आती है और कहती है कि भैया उठ जाओ, आज हमें डिलीवरी पर भी जाना है। मगर सैम उठ नहीं रहा होता तो तभी वो उसके बेड पर चढ़कर उसको गुची मुची करने लग जाती है। यार भाई इतना भाई बहन का प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। और वो कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं उठोगे, और तभी वो उसके बिस्तर को ही पकड़कर उल्टा कर देती है। मगर तभी हम देखते हैं कि वहां पर सैम नहीं बल्कि एक पेंगुइन होता है। तो कुनी कहती है कि सैमू के मुंह डाल के पहनू, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर दूसरी तरफ हम मिस यान को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर किसी का इंतजार कर रही होती है। तो तभी हम रेस्टोरेंट के बाहर सैम को देखते हैं जो कहता है कि फाइनली वो मेरी फीलिंग समझ गई, उसने मुझे डेट पर बुला ही लिया। तो फिर सैम रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। तो मिस यान कहती है कि सैम इधर हूं मैं, इधर देखो। तो सैम कहता है कि मिस फाइनली तुमने मुझे डेट पर बुला ही लिया। तो मिस कहती है कि यहाँ पर बैठो, आओ बैठकर बात करते हैं। तो सैम कहता है कि मिस आप कैसी हो, क्या आप अभी भी उस केस को सॉल्व कर रही हो। तो मिस यान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और मैं आज भी ड्यूटी पर हूँ। तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक है। तो फिर सैम अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाता है कि मेरा कुछ वीक्स पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मुझे पास्ट का कुछ भी नहीं याद, और तभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला है कि मेरी एक छोटी सिस्टर भी है। तो मिस यान कहती है कि सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उस दिन कौन से वेपन की बात कर रहे थे। तो सैम कहता है कि अच्छा तुम उस आइसकोन की बात कर रही हो। तो मिस यान कहते हैं कि क्या वेपन आइसकोन है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो आइसकोन है। तो फिर सैम कुछ बोलने वाला होता है, मगर वो जब विंडो की तरफ देखता है तो वो देख के डर जाता है क्योंकि वहां पर कुनी होती है और वो इनकी ही बातें सुन रही होती है। और भाई लोग सच्ची वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और तभी वो रेस्टोरेंट के अंदर आकर सैम को कान से पकड़कर वहां से ले जाती है। तो मिस यान कहती है लगता है कि दोनों बहन भाई पागल हैं। तो तभी सैम दोबारा आता और कहता है कि मिस मेरा इंतजार करना, हम दोबारा डेट पर चलेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक जगह पर देखते हैं जहाँ बैठकर वो खाना खा रहे होते हैं। तभी सैम को उसके मैनेजर की कॉल आ जाती है और वो कहता है कि सैम तुम्हारी वजह से हमारी सेल 2 गुना से 3 गुना हो गई है। मैं कल से तुम्हें कार ऑफर कर रहा हूँ, कल से तुम कार में डिलीवरी करने के लिए जाओगे। तो सैम कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब पलट मत जाना। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम सैम को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहीं पर डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है। तो कुनी कहती है कि भैया क्या हुआ, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। तो सैम कहता है कि छोटी कल से हम कार में डिलीवरी करने के लिए जाएंगे। और तभी वो डिलीवरी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तो सैम कहता है कि छोटी तुम डिलीवरी देकर आओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो फिर हम कुनी को देखते हैं जो एक रूम के पास जाती है और डोर को नॉक करती है और कहती है कि सर आपका ऑर्डर आ गया है। तो फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो रूम के अंदर होता है और वो कुनी को कुछ पैसे देता है और उससे डिलीवरी बॉक्स ले लेता है। तो कुनी कहते हैं कि सर थैंक यू सो मच। और तभी वो दरवाजा बंद करने लगता है तो कुनी उसको पहचान जाती है और वो कहते हैं कि सर आप तो वही है ना जो बैंड क्लब के मेंबर थे। तो ये बात सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैम को देखते हैं जो आसपास की जगह को देखता है। तो वो कहता है ये तो वही जगह है जहाँ पर खून हुआ था, और कुनी भी इतनी देर से बिल्डिंग के अंदर गई हुई है, मुझे जाकर पता करना चाहिए। और फिर वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और तभी उसे कुनी के चीखने की आवाज आती है। तो तभी वो भागता भागता उसके पास जाता है और कहता है कि छोटी क्या हुआ है। तो कुनी कहती है कि भैया भैया ये देखो ये बैंड क्लब का मेंबर है। तो सैम कहता है कि तुम्हारा मतलब म्यूजिक बैंड क्लब का। तो वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। तो कुनी कहते हैं कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मेरा नाम कुनी है, कुनी, मैं करती हूँ सबके बालों की पोनी, आओ तुम्हारे बालों की भी करूँ, और मुझे पक्का पता है कि तुम वही हो, देखो तुम्हारी पिक्चर भी है मेरे मोबाइल में और मैंने तुम्हारा न्यू सॉन्ग भी सेव किया हुआ है। तो वो गाना सुनकर उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो सैम कहता है कि कुनी छोड़ो इसे, ये वो नहीं होगा, आओ चलते हैं। मगर तभी वो बंदा अपने नाइफ से उन पर अटैक करने लगता है। तो सैम उसके सामने आ जाता है। तो तभी कुनी गुस्से में आगे आकर उसके पेट में लात मारती है और उसको पकड़कर दूर फेंक देती है और कहती है कि सेलिब्रिटी हो गए तुम अपने घर, चाहे ऑटोग्राफ दो या ना दो, लेकिन अगर मेरे भाई को टच किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जेब से एक कैप्सूल की डब्बी निकालता है और वो सारे कैप्सूल खा जाता है। और तभी वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है। तो कुनी कहती है कि भाई इसकी आंखें देखो कितनी रेड हो गई हैं, ये तो किसी खूनी चिड़ैल का भाई लग रहा है। तो सैम कहता है कि छोटी तू पीछे हो जा, आज तेरा भाई लड़ेगा, आज इसको छोड़ेगा नहीं तेरा भाई। मगर तभी वो बंदा कहता है मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं।
तो फिर सैम कहता है कि छोटी अब पीछे भागना ही पड़ेगा, ऐसा लगता है कि ये पागल हो गया है। और तभी उनके पीछे का रास्ता भी खत्म हो जाता है। तो सैम कहता है कि भाई मेरी बात सुन ले, देख आराम से बैठ के बात करते हैं, आजा चाय पानी पीते हैं फिर बात करते हैं। मगर वो बंदा सैम की कोई बात नहीं सुनता और सीधा इस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो अटैक उस सैम के शोल्डर पर जाके लगता है। तो तभी सैम की आंख से खून निकलने लग जाता है और तभी उसकी आंख में टाइम रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस से उसी अजीब वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, यहाँ पर तो मैं तब आता हूँ जब कोई बंदा मर जाए, लेकिन अभी तो कोई भी नहीं मरा है, कहीं मैं तो नहीं मर गया। तो तभी वो दरवाजे के साथ लग के रोने लग जाता है कि मुझे अभी नहीं मरना, मुझे नहीं पता, मुझे वापस भेजो, मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा। तो तभी वो दरवाजा ओपन हो जाता है और सैम उसके अंदर चला जाता है और वो अंदर जाकर कहता है कि अब ये क्या चीजें हैं। और फिर हम वहां पर हर जगह पत्थर ही पत्थर देखते हैं जिन पर आंखें बनी होती हैं। तो फिर सैम वहां बनी एक फॉर्मेशन में जाकर खड़ा हो जाता है और तभी उसके सामने बहुत सारी मेमोरीज आने लग जाती हैं। तो फिर सैम कहता है ये तो उस लड़के की मेमोरीज हैं। और तभी वो उसको चेक करने लग जाता है, जहाँ रडार कह रहा होता है कि जैन मेरी बात को समझो, हमें इस गाने को किसी और को दे देना चाहिए। तो फिर हमें पता लगता है कि जैन और कोई नहीं बल्कि वही लंबे बालों वाला लड़का होता है और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और एक ही क्लब के मेंबर होते हैं। तो जैन कहता है कि ये गाना मैंने लिखा है और इस गाने को मैं अपने खुद बैठ के म्यूजिक के साथ ही कंपोज करूंगा। तो तभी हम सैम को भी देखते हैं जो वहीं पर आ जाता है और उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर रडार कहता है कि अगर तुम्हारा ये गाना भी फ्लॉप हो गया तो स्पॉन्सर हमें पैसे देना बंद कर देंगे और हमारा बैंड डिस्क्लोज हो जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को जैन के घर पर देखते हैं जहाँ पर जैन बहुत ही ज्यादा उदास बैठा होता है और वो अपने दोस्त के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने मेरा गाना चोरी कर लिया। तो तभी रेडियो पर एक गाना चलने लग जाता है। तो फिर वो जाकर उस गाने को बंद करता है और मगर वो गाना बंद नहीं होता, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर वो खून की उल्टियां करने लग जाता है। तो फिर उसे जीरो के दिए हुए कैप्सूल याद आते हैं, तो फिर वो उनमें से एक कैप्सूल पकड़कर खा लेता है, जिसकी वजह से उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है और वो कहता है कि रडार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर रडार का कत्ल हुआ था। तो सैम कहता है कि ये क्या जैन ने रडार को मारा था। और फिर जैन कहता है कि वो मेरा गाना था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गाना चोरी करने की। तो रडार कहता है कि जैन क्या हो गया है तुम्हें, होश करो तुम। और तभी जैन होश में आ जाता है और वो कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो रडार कहता है कि खुद ही देख लो, तुम मुझे जान से मारने वाले थे अभी। तो जैन कहता है कि ओहो मेरी जान के टोटे, मुझे माफ करना, मेरा खुद से कंट्रोल उठ गया था। तो फिर हम विंडो में जीरो को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि जैन तुम रुक क्यों गए, क्या तुम्हें फेम नहीं चाहिए, क्या तुम्हें तुम्हारी पोजीशन नहीं चाहिए, यहाँ तुम सारी उम्र कचरा ही रहना चाहते हो। और तभी जीरो अपनी पावर का यूज करके जैन पर कंट्रोल करके रडार को मरवा देता है। और फिर हम सैम को देखते हैं जो वापस से प्रेजेंट के सीन पर शिफ्ट हो जाता है और फिर हम कुन्नी को देखते हैं जो जैन को लात मारकर पीछे गिरा देती है और वो कहती है कि भाई तुम अपना जख्म संभालो, इसको मैं देखती हूँ। तो फिर हम जैन को देखते हैं जो वापस से उन पर अटैक करने के लिए आता है, मगर कुन्नी उसका अटैक को डोज कर लेती है और उसको बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारती है। तो तभी जैन का कैप्सूल वाली डब्बी पर से पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। तो सैम कहता है कि जैन, मगर सैम नीचे गिर जाता है और वो अभी तक गिर ही रहा है और अब जाकर मरा है। तो फिर कुन्नी कहती है कि भैया तुम्हारा जख्म अभी कैसा है। तो फिर सैम जब अपने जख्म को देखता है तो उसका जख्म खुद ब खुद रिकवर हो जाता है। तो सैम कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो जादू हो गया। और फिर हम सामने वाली बिल्डिंग पर जीरो को भी देखते हैं जो इन्हें ही देख रहा होता है और वो कहता है कि सैम तुम्हारी पावर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और फिर वो जब खांसता है तो तब उसके मुंह से खून आने लग जाता है और तभी उसको चक्कर आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठ जाता है और तभी अपनी जेब से कैप्सूल निकालकर उनको खा लेता है और कहता है कि मैं शेर अभी जख्मी जरूर हूँ पर मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ऑफिसर चैन और मिस यान को देखते हैं जो जैन के रूम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं। तो तभी एक पुलिस अफसर कहता है कि मिस यान की दीवार पर देखें। तो जब मिस यान वहां पर देखती है तो वो कहती है कि ये क्या, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और एक ही क्लब से हैं। तो फिर हम एक और पुलिस अफसर को देखते हैं जो मिस यान के पास आता है और वो कहता है कि मिस यान ये देखे, ये वही वेपन है जिससे मिस्टर रडार का खून किया गया था और उनका खून ही इस वेपन पर लगा हुआ है और इस वेपन पर मिस्टर जैन के फिंगरप्रिंट भी हैं। तो फिर अफसर चैन जल्दी से उस वेपन को पकड़ लेता है और कहता है कि वाह केस तो सॉल्व हो गया, इतना सा काम था, तुम लोगों से ये भी नहीं हो रहा था। तो तभी मिस यान को वहां जमीन पर पड़ा एक कैप्सूल नजर आ जाता है। तो वो कहती है कि अब ये किस चीज का कैप्सूल है। तो फिर अफसर चैन कहता है कि मिस यान तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, मैं तब तक जाकर चीफ को बताता हूँ कि केस सॉल्व हो गया है। और फिर नेक्स्ट सीन में मिस यान जब बिल्डिंग से इन्वेस्टिगेशन करके बाहर निकलते तो वो तभी अपने सामने सैम को देखती है
तो सैम कहता है कि मिस आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसी रही। तो मिस यान कहती है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन तो अच्छे से रही, लेकिन हर केस में तुम ही क्यों इन्वॉल्व होते हो। फिक्र ना करो, इस दफा मैं तुम्हें देखकर सरप्राइज नहीं हूँ, अब तो तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखने की आदत पड़ गई है। तो तभी सैम को एक कॉल आती है और वो कॉल उसके मैनेजर की होती है, जो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि मैंने सुबह का तुझे डिलीवरी देने के लिए भेजा हुआ है और अभी रात होने वाली है, तूने अभी तक डिलीवरी नहीं दी। मैंने तुझे बोला था ना, अगर तेरी एक दफा भी ज्यादा कंप्लेंट आई तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। चल अब छुट्टी कर, तेरी कोई जॉब नहीं है और कोई गाड़ी नहीं है, भूल जा सब कुछ। तो तभी सैम ये सब सुनकर रोने लग जाता है और कहता है मेरा तो फ्यूचर तबाह हो गया, मेरा तो करियर तबाह हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरे होने वाले बच्चों का क्या बनेगा, मैं उनके लिए क्या करूंगा। तो तभी मिस यान कहती है कि सैम हौसला रखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुमको किसका है इंतजार, मैं हूं ना। तो फिर सैम कुछ कहने लगता है, मगर वो सामने जैन की लाश को देख लेता है, जिसकी वजह से उसकी आंख में दोबारा से टाइम रिवर्स हो जाता है। तभी वो एक अजीब सी लैब वाली जगह पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि मैं ये कहां पर आ गया, ये तो कोई केमिकल लैब लग रही है। और तभी वो अपने सामने एक ट्यूब में जैन को देखता है और वो कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और तभी वो वहां पर कुछ डॉक्टरों को देखता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि मशीन वगैरह ऑन करो, हमें आज ही इस पर टेस्ट करना है। तो फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो मशीन वगैरह को ऑन कर देता है और पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जैन के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है और वो चीखने चिल्लाने लग जाता है। तो सैम ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ तो लोगों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो तभी फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि सर नंबर 1 बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया और नंबर 0 ने आपको बुलाने के लिए कहा है। तो फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और हम सैम को देखते हैं जो उनके पीछे ही जा रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम सैम को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया होता है और कुन्नी उसको कहीं लेकर जा रही होती है। तो तभी हम सैम को भी उसी जगह पर ही देखते हैं और वो कहता है ये जगह मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। और तभी वो अपने सामने खुद को देखता है और कहता है ये तो मैं हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा था और मैं इतना ज्यादा जख्मी कैसे हो गया हूँ। मगर तभी वो प्रेजेंट के सीन में आ जाता है। तो मिस यान कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो सैम कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मेरा जरा सा सर चकरा रहा है, मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर चैन और चीफ आपस में बात कर रहे होते हैं। तो तभी मिस यान भी वहां पर आ जाती है। तो चीफ कहता है कि वेलकम वेलकम, देखिए तो कौन आया है। नहीं, पुलिस थाने से मिस यान आई है। तो फिर मिस यान कहती है कि सर मैं यहाँ पर जैंग और डार की मौत की डिटेल लेकर आई हूँ। तो ऑफिसर चैन कहता है तो फिर जल्दी से चीफ को दो, वो पढ़े। मगर तभी वो उस रिपोर्ट को खुद पढ़ने लग जाती है, प्रैंक हो गया ऑफिसर चैन के साथ। और वो कहती है कि सर ये रडार और जैंग दोनों एक ही क्लब टीम से थे, मगर बाद में रडार ने इस क्लब को छोड़ दिया और अपना खुद का गाना कंपोज किया और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और फेमस हो गया था। मगर हमें इस बात का भी पता चला है कि ये गाना जैंग ने खुद लिखा था और वो इसको अपने म्यूजिक के साथ ही कंपोज करना चाहता था। तो फिर चीफ कहता है कि मिस यान आपके कहने का मतलब ये है कि रडार ने जैन का गाना चोरी कर लिया और खुद कंपोज कर लिया, जिसकी वजह से जैन ने गुस्से में आकर रडार का खून कर दिया। और दूसरी तरफ हम अफसर चैन को देखते हैं जो चीफ की फुल चमचागिरी करने में लगा होता है। तो फिर मिस यान कहती है यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें वहां से कुछ कैप्सूल भी मिले थे, जब हमें उन्हें पता करवाया तो हमें पता लगा कि वो तो ड्रग्स हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा मिकदार में साइडोलिक इंग्रेडिएंट्स मिले हुए थे। और ये ड्रग्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं, इससे इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके बस में कुछ भी नहीं होता। और मुझे पूरा यकीन है कि ये ड्रग्स खाकर ही जैन ने रडार का खून किया है, पर ये ड्रग्स आए कहां से। तो फिर चीफ कहता है कि मिस यान क्या आपको नहीं लगता कि आपको ब्रेक लेनी चाहिए, आपका जब से भी इस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हुआ है आप तब से बहुत ही ज्यादा केसेस हैंडल कर रही हैं। मेरे ख्याल से अब आपको 2 वीक की छुट्टी लेनी चाहिए और रेस्ट करना चाहिए और इस केस को यहीं पर छोड़ दें, इसको कोई और हैंडल कर लेगा। तो फिर मिस यान कहती है कि ओके भाई लोग, मेरे को पता है मिस यान का भी क्या दिल कर रहा है। उसका दिल कर रहा है कि मैं इन दोनों को पकड़ के गंजा कर दूं, मैंने इतना ज्यादा केस सॉल्व कर लिया और अब मुझे आगे से करने नहीं दे रहे। और फिर चीफ अफसर चैन को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, ये कुछ गैंगस्टर की तस्वीरें हैं जो फिलहाल ही हमारी कंट्री में एंटर हुए हैं और ये यहाँ पर ड्रग से रिलेटेड ही कोई बड़ी डील करने वाले हैं और तुम्हें इन पर नजर रखनी है और इनको पकड़ना है। तो अफसर चैन कहता है कि सर ये काम तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है सर, आप ऐसा मत समझे कि मैं डर रहा हूँ सर, मैं बहुत ही ज्यादा बहादुर हूँ सर पर मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे कुछ हो गया या मैं मर गया तो फिर आपकी टीम को कौन लीड करेगा सर। वो चीफ कहता है कि ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, देखो अब तो मैं खुद भी बुरा हो गया हूँ, अब तो मैं खुद भी ये काम नहीं कर सकता, तो मैं सोच रहा हूँ कोई न्यू ऑफिसर ले आऊँ जिसका ग्रेड तुमसे ज्यादा हो और वो काम करने में माहिर हो। तो ऑफिसर चैन कहता है कि नहीं सर कैसी बातें सोच रहे हैं सर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ सर आइंदा से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना, मेरे दिल में दर्द होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम मिस यान को कंप्यूटर के सामने काम करता हुआ देखते हैं और वो कहते हैं कि मैंने हर जगह इस ड्रग के बारे में पता कर लिया मगर मुझे कहीं भी इसका नामो निशान तक नहीं मिला। और फिर वो जब अपने फोन को चेक करती है तो कहते हैं कि हैं इतना ज्यादा टाइम हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, मुझे लगता है कि मुझे अब घर चलना चाहिए। तो फिर वो जब अपने कैबिन से बाहर निकलते तो वो सामने अफसर चैन को देखते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो तभी वो उनको बुलाने लगती है मगर उनको फोन कॉल आ जाती है। तो फिर वो फोन उठाकर कहते
कहता है कि तुम्हारा काम हो गया है और मिस यान को भी इस केस से हटा दिया गया है, अब तुम अपना काम ध्यान से कर सकते हो, अब तुम्हारे काम में कोई भी रोरा नहीं बनेगा। तो तभी मिस यान छुप जाती है और ऑफिसर चैन की बातें सुनने लग जाती है कि ये मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें सारा डेटा सेंड कर रहा हूँ, वो तुम्हें कुछ देर तक पहुंच जाएगा। और तभी वो बात करते करते ऑफिस के अंदर चला जाता है। तो फिर मिस यान कहती है कि आखिर ऑफिसर चैन मेरे बारे में क्या बात कर रहा था, और उस दिन सैम भी मुझे कुछ बताने वाला था मगर मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल सारी की सारी काली है। तो फिर मिस यान जब ऑफिसर चैन का जाकर कंप्यूटर चेक करती है तो उसे पता लगता है कि वो सारा डेटा किसी और को सेंड कर रहा है। तो वो कहती है कि क्या ऑफिसर चैन किसी के साथ मिला हुआ है। तो फिर वो कहती है कि मुझे सबूत के लिए इसकी पिक्स और वीडियो बना लेने चाहिए, मगर तभी ऑफिसर चैन को पता लग जाता है। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिस यान को देखते हैं जिससे पता लग जाता है कि मिस्टर चैन किसी के साथ मिले हुए हैं और ये सारा डेटा किसी और को सेंड कर रहे हैं। तो तभी वो सबूत के लिए उनकी पिक्स और वीडियो बनाने लग जाती है। और फिर मिस्टर चैन को शक होता है जैसे बाहर कोई था, और फिर वो देखते हैं मगर वहां पर कोई भी नहीं होता। और फिर वो उस बंदे से कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो फिर वो बाहर आकर अच्छे से देखने लग जाते हैं मगर उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। और तभी वो वहां से चला जाता है और फिर हम मिस यान को देखते हैं जो टेबल के नीचे छुपी होती है और वो कहती है आखिर ये चक्कर क्या चल रहा है, मुझे ऑफिसर चैन का पीछा करना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को देखते हैं जहाँ पर उसका दोस्त उसको कह रहा होता है कि भाई मुझे भी अपने साथ ले जा प्लीज भाई, भाई मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ भाई, मैंने कभी इतनी अच्छी शिप में सफर नहीं किया भाई, प्लीज मुझे अपने साथ ले जा भाई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा भाई, भाई देख मैं तेरे पैरों को हाथ लगाता हूँ भाई। तो सैम कहता है कि मुन्ना बात को समझा कर, मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बंदे का बोला था, इसलिए मैं अपनी छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल बहन को लेके जा रहा हूँ। और फिर हमें 72 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुन्नी को देखते हैं जो रो रही होती है क्योंकि वो एक बारबी वाली फिल्म देख रही होती है। नहीं नहीं यार, मतलब कुछ भी है, मतलब कुछ भी। और दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो अखबार पढ़ रहा होता है और रो रहा होता है कि आज मुझे गाड़ी मिलने वाली थी, मेरा तो दिन ही खराब है, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। और तभी सैम को एक फोन कॉल आती है तो वो बंदा कहता है कि हमें एक टूरिस्ट गाइड चाहिए अपनी शिप के लिए, और हमने आपकी वीडियो इंटरनेट पर देखी थी, आप बहुत ही अच्छे गाइड करती हो, क्या आप हमारी कंपनी में जॉब करना चाहोगे। तो सैम कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल जरूर जरूर, मैं सुबह 12 बजे इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाऊंगा। और फिर सैम खुशी के मारे नाचने लग जाता है। तो कूनी कहते हैं भाई क्या हुआ है, तुम नाच क्यों रहे हो। और फिर सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सैम पैंक को ठुड्डा मारता है और पीछे कर देता है और कहता है कि चल जा बेटे छुट्टी कर। और फिर वो गार्ड्स को एक कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर टूरिस्ट गाइड हूँ और ये मेरी बहन है जो मेरे साथ आई है। और तब भी वो अंदर जाने लगते हैं तो कूनी कहती है कि बाय बाय पैंग, अब फिर मिलेंगे। और फिर हम शिप के अंदर का सीन देखते हैं। ये कहाँ पर देख रहे हैं हम कुछ भी नहीं देख रहे, हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं गाइस, तुम लोग भी अपनी आंखें बंद कर लो। और फिर हम कूनी और सैम को देखते हैं जहाँ पर कूनी शिप में आकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तो सैम कहता है कि लगता है कि कूनी आज बहुत ही ज्यादा खुश है, मैंने इसको अपने साथ लाकर अच्छा ही फैसला किया है। तो फिर कुन्नी कहते हैं कि भैया भैया यहाँ पर तो आज बहुत ही ज्यादा मजे के खाने पके होंगे, क्यों ना जाके थोड़ी पेट पूजा की जाए। तो सैम कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कस्टमर के साथ खाने की इजाजत नहीं है, तुम्हें तो पता है ना मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। और फिर वो कुन्नी को उसका रूम कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम जाकर एंजॉय करो। और तभी हम रेड कोट में एक लड़की को देखते हैं जो सैम के पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास लेटर है। तो सैम लेटर को ढूंढने लग जाता है मगर उसको लेटर नहीं मिलता। तो वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, कॉल मी नोना, जब भी तुम्हें लेटर मिले रात को 12 बजे मेरे कमरे में, ओके। तो सैम कहता है कि क्या बकवास है। और तभी वो उस कार्ड को फेंकने लगता है मगर वो उस लड़की को दोबारा देखता है और कहता है कि इसके तो कितने कितने भरे हैं हाथों के नेल्स, नहीं तुम लोगों को क्या लगा है मैं क्या बोलूंगा है। और तभी वो उसके कार्ड को अपनी पॉकेट में रख लेता है। बड़ा हरामी हो बेटा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम ऑफिसर चैन को देखते हैं जो कि इसी शिप में होते हैं और वो किसी बंदे से बात कर रहे होते हैं। और तभी हम मिस यान को भी देखते हैं जो इसी शिप में होती है और वो ऑफिसर चैन की छुपकर बातें सुन रही होती है। और तभी सैम भी वहां पर आ जाता है और वो अपने सामने एक ब्यूटीफुल टांगों वाली लड़की को देखता है और कहता है कि हाय क्या माल है। और फिर वो जब उसके पास जाता है तो वो मिस यान होती है और वो उसका पकड़कर मुंह बंद कर देती है और कहती है कि सैम तुम यहाँ पर कैसे। तो सैम कहता है कि मिस यान आप, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। तो मिस यान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम सिर्फ मुझे यूनिफॉर्म में ही पहचानोगे और किसी ड्रेस में नहीं पहचानोगे। तो सैम कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ये बताएं आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मिस यान कहते हैं कि तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बहुत दुख भरी कहानी है, मुझे मेरे ऑफिस वालों ने छुट्टी दे दी है 2 हफ्ते की और उन्होंने बोला कि जाओ जाके मजे करो, एंजॉय करो।
तो सैम कहता है अच्छी बात है ना, आप इतने दिन से केस हैंडल कर रही थी, अब आपको रेस्ट करना भी चाहिए। तो तभी मिस यान सोचने लग जाती है कि क्या मैं इसको बता दूं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ऑफिसर चैन का पीछा करने आई हूँ। और तभी वहाँ पर कूनी भी आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और भाई लोग ये इन दोनों के प्यार की दुश्मन है। और वो मिस यान को देखकर ब्ला 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 करने लग जाती है और सैम को कहती है कि भैया मुझे मछलियाँ देखनी है, जल्दी से मेरे साथ चलो। और वो उसको अपने साथ ले जाती है। तो सैम कहता है कि मिस यान मैं तुमसे राब्ता जरूर करूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उसी लड़की नूना को देखते हैं जो एक गंजे आदमी के पास जाकर गिरने का नाटक करती है। तो वो गंजा कहता है कि हेलो लेडी, कैसी हो तुम, क्या तुम ठीक हो? तो नूना कहती है कि हेलो हैंडसम, कॉल मी नूना और दिस इज माय बिजनेस कार्ड। आज रात 12 बजे ठीक है, तुम्हारे रूम में हम मस्ती करेंगे। और फिर दूसरी तरफ हम इस यान को देखते हैं जो सैम के बारे में सोच रही होती है और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं था कि सैम मुझे इस छिप पर मिल जाएगा। और कहती है मैं जरा इसको फोन तो करके देखूं ये कर क्या रहा है। मगर जब वो अपने पीछे देखते हैं तो उसे एक बंदे पर वही सिंबल और वही क्रीचर दोबारा नजर आते हैं। तो फिर वो उसको बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, मगर वो सामने अफसर चैन को देखती है, इसलिए वो वापस जाकर छुप जाती है। तो तभी सैम भी मिस यान के पास आ जाता है। तो मिस यान उसको पकड़ लेती है और कहती है कि हमें जल्दी से उस बंदे को बचाना होगा, मुझे उस पर मौत के सिंबल नजर आ रही हैं। मगर सैम तो उसके बड़े बड़े विचारों को ही देख रहा होता है और कहता है कि मिस यान ये मेरा फर्स्ट टाइम है, थोड़ा आराम आराम से करना। तो तभी मिस यान शर्मा जाती है और कहती है कि बुद्धू मैं सीरियस बात कर रही हूँ। तो सैम कहता है कि 1 मिनट, कि तुमने मुझे अभी अभी क्या कहा कि तुम्हें उस पर मौत के साइन नजर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो मिस यान कहती है कि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो या ना हो, लेकिन जब मैं तुमसे उस आइलैंड पर मिली थी उसके बाद ही मुझे कुछ लोगों पर अजीब सिंबल और एक क्रीचर दिखाई देने लगता था और तभी उन बंदों की कुछ देर बाद मौत हो जाती थी। तो सैम कहता है ये तो मेरे साथ भी होता है। तो मिस यान कहती है कि क्या तुम्हें भी ये सब कुछ नजर आता है? तो सैम कहता है कि मुझे ये सब कुछ तो नहीं, लेकिन मुझे लोगों के मरने के बाद उनका डेथ सीन नजर आता है, मतलब उनके मरने के बाद मेरी आंख में टाइम रिवर्स हो जाता है और मैं इस जगह पर पहुंच जाता हूं जहां पर उनकी मौत हुई थी और उनको किसने मारा मुझे ये सब कुछ पता लग जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उसी गंजे आदमी को देखते हैं जो कहता है कि किंग अब्रोर ने मरने से पहले मुझसे एक चीज की शिपिंग करवाई थी और मैं इस चीज को लेकर आ गया हूँ, लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं इसकी डील सिर्फ तुमसे ही करना चाहता हूँ। और वो ये सारी बातें फोन पर किसी बंदे से कर रहा होता है। और फिर गंजा कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मैंने रूम सर्विस के लिए किसी को बुलाया है। और फिर वो जब जाकर दरवाजा ओपन करता है तो वहां पर वही नूना होती है और कहती है कि तुमने मुझे मिस किया। तो तभी गंजा उसको पकड़ लेता है और कहता है कि आजा मेरी जाने मन, आजा एक बार आजा। तो नूना कहती है कि जान पीछे हटो ना, आराम आराम से करते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे शावर तो लेने दो पहले ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं तुम्हारे लिए। तो फिर हम गंजे को देखते हैं जो नूना का बिजनेस कार्ड पकड़कर पढ़ने लग जाता है। तो तभी उसे कुछ शक होता है और फिर हम वॉशरूम के अंदर नूना को देखते हैं जो अपनी ड्रेस को चेंज करती है और वो एक ब्लैक ड्रेस को पहन लेती है। वो तभी बाहर से गंजा कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हारा बार गटीटा वैली के रोड पर है। तो नूना कहती है कि हाँ जान, क्या तुम पहले भी आ चुके हो वहाँ पर? तो गंजा कहता है कि नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पर जितने भी बार हैं वो सारे किंग अब्रोर के कब्जे में हैं, तो क्या तुम उसे जानती हो? तो नूना कहती है कि हाँ किंग अब्रोर वो तो मर चुका है ना। तो गंजा कहता है कि मैं उसका पार्टनर हूँ और वहाँ के सभी बार का कलेक्शन मैं ही कलेक्ट करता हूँ, लेकिन कभी मुझे तुम्हारा बार नजर क्यों नहीं आया? तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है। वो एक ड्रोन को उड़ा रहा होता है और तभी उसकी चलते चलते एक बंदे के साथ टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जूस का ग्लास उसके कोट पर गिर जाता है। तो तभी उस बंदे के गार्ड उस छोटे बच्चे को धक्का मारकर पीछे करते हैं और उसका ड्रोन भी तोड़ देते हैं। और तभी ये सारा सीन मिस यान भी देख लेती है। और फिर हम वापिस से जॉन को देखते हैं जो गार्ड को कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे दो, तुमने मेरा ड्रोन तोड़ा है मम्मी। तो फिर वो गार्ड गुस्से में आकर जॉन को मारने ही वाला होता है कि तभी मिस यान बीच में आ जाती है और वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे बच्चों पर हाथ उठाते हुए? तो तभी उन गार्ड का बॉस आगे आता है और कहता है कि हेलो ब्यूटीफुल लेडी। तो मिस यान कहती है कि तमीज से बात कर वरना तेरी जीप काट के कुत्तों को खिला दूंगी, वो भी छोटी छोटी बोटियां करके। और तभी बॉस का गार्ड उसके कान में कहता है कि बॉस यहाँ पर सीन क्रिएट ना करें, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग हैं, हमारा तमाशा बन जाएगा। तो फिर बॉस कहता है कि चलो गार्ड्स चलते हैं और बस दुआ में याद रखना। और फिर मिस यान जॉन को कहती है कि क्या तुम ठीक हो और तुम्हारी मम्मी कहाँ पर हैं? तो जॉन कहता है कि वो देखो वो दूर खड़ी हैं और कहता है कि अच्छा ठीक है आंटी, अब मैं अपनी मम्मी के पास चलता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को देखते हैं जिसे एक फोन कॉल आती है। तो वो बंदा कहता है कि हेलो सैम, हमने तुम्हारा कुरियर तुम्हें भेज दिया है, रूम नंबर 12 में तुम्हारा कुरियर है, जाओ जाकर ले लो। तो सैम कहता है कि बड़ा अजीब बंदा था, मेरा कुरियर आया वो भी शिप में, वो भी रूम नंबर 12 में, वो भी मेरे लिए।
चलो जाके चेक कर लेता हूँ, क्या पता किसी ने पैसे भेजे हों, वो भी मेरे लिए। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो फोन रखता है और कहता है कि क्या बेवकूफ इंसान है ये तो। और वो बंदा जीरो को कहता है कि क्या तुम सच में नंबर 1 की पावर हासिल करना चाहते हो? ऐसी फजूल सी पावर का क्या फायदा जो मरने से पहले आपको कुछ विजन दिखा दे। तो जीरो कहता है कि इसके साथ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना करो। तो फिर वो बंदा कहता है पॉलिटिक्स में जब जीत जाओगे। सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है, सामने वाले की जमानत सब तो जाएगी। तो फिर वो बंदा कहता है कि ठीक है भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर हमें पता लगता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही जॉन होता है। और वो कहता है कि जॉन जॉन बनेगा डॉन। और वो कहता है कि मम्मी मम्मी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे मैं आपको पानी में फेंकाऊंगा। और फिर जॉन जीरो से कहता है कि मैंने तुम्हारी उस चीज को हर जगह ढूंढा पर मुझे कहीं भी नहीं मिली, क्या पता उसकी पहले से डिलीवरी हो गई हो और अब वो किसी दूसरी टीम के पास हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को देखते हैं जो कमरा नंबर 12 में जाता है तो वो अपने सामने एक लाश को देखता है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी गंजे की होती है। तो सैम कहता है कि मुझे इसको जाकर देखना चाहिए कि इसकी यहाँ पर मौत कैसे हुई। और तभी उसकी आंख में शुरू करके टाइम रिवर्स होता है और वो पहुंच जाता है उस जगह पर जहाँ पर नूना और गंजा मस्ती करने वाले होते हैं। और तभी उसे पता लग जाता है कि वाशरूम के अंदर एक लड़की है। मगर हम गंजे को देखते हैं जिसने अपनी गन का एम विंडो की तरफ किया होता है क्योंकि वहां से हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। और तभी विंडो के पास एक पपिट आ जाता है जिसके अंदर से हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। और फिर वो पपिट्स बहुत सारे निडल छोड़ता है जो जाकर गंजे को लगती है, मगर गंजे को कुछ भी नहीं होता। और फिर वो कहता है तुझे लगा 2 गोलियां मारकर तू मुझे खत्म कर देगा, मैं राजू हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि रूम का दरवाजा ओपन होता है। जब गंजा वहां पर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, मगर तभी एक नीडल वहां से आकर गंजे की गर्दन पर लगती है और गंजे की मौत हो जाती है। खत्म, टाटा बाय बाय, गंजा गया। और तभी सैम भी प्रेजेंट के सीन में वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जाके मिस यान को इस कत्ल के बारे में बताना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उसी लड़की नूना को देखते हैं जो एक बंदे से कॉल पे बात कर रही होती है और कहती है कि जैसा तुमने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और मैं उसके रूम में ही थी, उसको जान से मारने वाली थी, मगर तभी मैंने एक अजीब हंसी की आवाज सुनी। और फिर मैं कुछ देर बाद जब वॉशरूम से बाहर निकली तो तभी गंजा मर चुका था और गंजे के पास वो चीज भी नहीं थी। मुझे पक्का पता है जिसने उसको मारा होगा वो चीज भी अपने साथ ले गया होगा। और फिर हमें पता लगता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि नैशिंग ही होता है। और नूना कहती है कि अभी मैं बहुत ही ज्यादा मुसीबत में आ गई हूँ, तुम जल्दी से मुझे इस शिप से निकालो क्योंकि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी हैं, अगर मैं उनके हाथ लगी तो वो तो मेरा कच्चा पापड़ बनाकर खा जाएंगे। तो नैशिंग कहता है कि मेरी जान तुम काहे परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए एक बोट बेचता हूँ ना, तुम उसमें बैठ कर आ जाना। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम इस यान को लाश वाले कमरे का बाहर देखते हैं और वो कहती है कि एक और खून, और वो भी तुम्हें पता चला सबसे पहले। मुझे एक बात बताओ, तुम शराबी तो नहीं हो या तुम्हें शराब दिया गया हो कि जब भी कोई खून होगा उसके पास तुम ही मिलोगे? तो सैम कहता है कि नहीं नहीं ही, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर पड़ गई। तो फिर मिस यान कहती है कि अच्छा तो मुझे सबसे पहले चीफ को फोन करके बताना होगा इसके बारे में। और फिर वो चीफ से बात करती है और उसको सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। तो चीफ कहता है कि अच्छा मैं भेजता हूँ किसी पुलिस ऑफिसर को। तो फिर सैम कहता है कि मिस यान ये केस जितना सिंपल लग रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है, ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब मैंने उस गंजे की मौत का सीन देखा था उसे किसी पपिट ने मारा था और वो भी नीडल से। और तभी मैंने वॉशरूम में एक लड़की को भी देखा था, मतलब यहाँ पर बहुत ही बड़ा गोलमाल चल रहा है। तो फिर मिस यान कहती है कि जो लड़की वॉशरूम में थी उसको इस केस के बारे में जरूर पता होगा और वही लड़की इस केस की मेन विटनेस है, हमें जितना जल्दी हो सके उस लड़की को ढूंढना ही होगा। मगर तभी हम सैम को देखते हैं जिसकी नजर मिस यान के बड़े बड़े विचार पर चली जाती है। तो मिस यान कहती है कि सैम हरामी और एक खींच कर चाटा मारती है उसको। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम ऑफिसर चैन को देखते हैं जिसको चीफ का फोन आया होता है और चीफ उसको कह रहा होता है कि तुम अभी जिस शिप में हो वहां पर एक खून हुआ है, जाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। तो फिर चैन कहता है इस बुड्ढे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने तो मुझे अपनी दूसरी बीवी बनाकर रखा हुआ है, हर काम मुझसे ही करवाता है। और तभी अफसर चैन को ऊपर गोलियां चलने की आवाज आती है जिसकी आवाज सुनकर सब लोग अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। तो फिर अफसर चैन पता करने के लिए ऊपर जाता है और तभी वो वहां पर 2 बंदों को देखता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तू जा अंदर, तू जा। तो वो कहता है कि नहीं पहले तू जा अंदर। तो फिर अफसर चैन उनके पास जाकर कहता है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, मैंने यहाँ पर गोलियों की आवाज सुनी और मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ, तुम जाकर ये बात कैप्टन को बताओ। मगर हम अफसर चैन को देखते हैं जो खुद डर रहा होता है और कमरे के अंदर नहीं जा रहा होता। और फिर वो डरते डरते कमरे का डोर ओपन करता है तो कहता है कि जो कोई भी अंदर है सरेंडर कर दो, मैं पुलिस हूँ। नहीं यार मतलब कुछ भी कोई बात है इस सेंस की। मगर तभी वो अंदर देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं होता, बस 3 लाशें पड़ी होती हैं। और तभी अफसर चैन को एक फोन आता है और वो फोन जीरो का ही होता है और वो कहता है कि अफसर चैन ये मैं हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ। इन तीनों बंदों के पास मेरी एक पर्सनल चीज थी जिसकी वजह से मैंने इनका ये हाल कर दिया, मगर वो चीज मुझे नहीं मिली। अगर आपको मिल जाए तो मुझे जरूर बताना और आपका मुंह बंद रखने का इनाम आपके सामने एक सूटकेस में पड़ा होगा। तो अफसर चैन कहता है कि जी जी सर, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। और फिर चैन सोचता है कि ये बुड्ढे चीफ और ये जीरो ने मुझे मंदिर का घंटा समझा हुआ है, जब दिल करे आकर बजाया और मुझसे काम करवा लिया। और तभी उसे अपने सामने टेबल पर रखा हुआ एक सूटकेस नजर आता है
और फिर वो जब उसको ओपन करता है तो वो बैग पैसों से भरा होता है और चैन कहता है कि अगर ऐसे ही पैसे मिलते रहे तो फिर तो मैं मंदिर का घंटा बनने के लिए तैयार हूँ। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैम और मिस यान को देखते हैं जो जाकर कैप्टन को बताते हैं कि आपकी शिप में खून हो गया है। तो कैप्टन ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जल्दी से चिल आउट करना होगा, ड्रिंक पीनी होगी। और तभी वो अपनी शराब की बोतल को उठाकर पीने लग जाता है। तो सैम कहता है कि अबे ये बुड्ढा सटिया गया क्या, वहाँ खून हो गया और इसको शराब पीने की पड़ी हुई है। और फिर तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि कैप्टन एक बुरी खबर है। तो कैप्टन कहता है कि अबे क्यों डरा रहा है, यहाँ पर पहले से खून हो गया है, क्या अब इससे भी ज्यादा कोई बुरी खबर हो सकती है। तो फिर वो बंदा बताता है कि कैप्टन रूम नंबर 405 में 3 लोगों का खून हो गया है। तो ये सुनकर वो कैप्टन दोबारा सदमे में चला जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे दोबारा से चिल आउट करना होगा, ड्रिंक पीनी होगी। और फिर वो दोबारा से अपनी शराब की बोतल को उठाकर पीने लग जाता है। तो सैम कहता है कि हमें जल्दी से जाकर चेक करना चाहिए आखिर अब किन 3 लोगों का खून हो गया है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हम सब लोगों को खून वाले रूम के पास देखते हैं जहाँ पर हम 3 लोगों को देखते हैं जो मरे हुए होते हैं। और फिर कैप्टन जब उन 3 लोगों को मरा हुआ देखता है तो उसे उल्टी आने लग जाती हैं और वो जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। तो मिस यान कहती है कि कैप्टन क्या आप ठीक है। तो कैप्टन कहता है कि तुम ही इस केस को संभालो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जाकर चिल आउट करता हूँ और अपनी एक्सो को पीता हूँ। तो फिर हम मिस यान को देखते हैं जो रूम के अंदर आती है और जब वो अपने सामने वाले बंदे को मरा हुआ देखते हैं तो वो कहते हैं इसको तो मैंने कहीं पर देखा हुआ है। और तभी वो उसकी ऐनक सीधी करती है तो वो कहते हैं कि ये तो वही है। तो सैम कहता है कि मिस यान क्या हुआ, क्या आप इसे जानती हैं। तो मिस यान कहती है कि मैं इसे जानती नहीं हूँ, पर मैं इसे आज ही मिली थी शिप में, ये एक लड़के को बुली कर रहा था, ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तो फिर सैम कहता है कि मिस यान जरा साइड हो जाए, मुझे देखने दे आखिर उसकी मौत कैसे हुई। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो उसके पास जाता है और तभी उसकी आंख में टाइम रिवर्स हो जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो भी सब बातें कर रहे होते हैं, जहां उनका बॉस कह रहा होता है कि आज की डील टीयर ऑफ 100 आई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रहे इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी फैमिली को इस दफा मिलनी ही चाहिए। तो सैम कहता है कि अब ये टीयर ऑफ 100 आई क्या चीज है। मगर तभी हम जीरो को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हांगफू फैमिली की कोई भी चीज ऐसे ले जाओगे। और तभी वो अपनी पावर से उन पर अटैक कर देता है और अपनी फार स्पीड से जाकर उनके बॉस का गला पकड़ लेता है और कहता है कि वो चीज मुझे दे दे ठाकुर, अगर तू वो चीज मुझे दे दे तो मैं तुझे बड़ी आसानी वाली मौत दूंगा। मगर वो बॉस कहता है कि कौन सी चीज, मेरे पास कोई चीज नहीं है। तो फिर हम जीरो को देखते हैं जो उसको दूर फेंक देता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं खुद ही उस चीज को ले लूंगा। और तभी वो अपनी पावर से उसके गार्ड को कंट्रोल करने लग जाता है जिससे वो अपने बॉस पर ही गन को तान लेते हैं। तो फिर हम बॉस को भी देखते हैं जो अपनी पॉकेट से गन निकालकर उन पर तान देता है और तभी वो तीनों एक दूसरे पर अपनी अपनी गन को तान लेते हैं। और ये सब वो खुद नहीं बल्कि जीरो उनसे करवा रहा होता है और तभी वो एक चुटकी में जाता है जिससे वो एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और तभी वो तीनों मार जाते हैं। तो सैम भी ये सारा माजरा देख रहा होता है और उसे जीरो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो फिर हम जीरो को देखते हैं जो कहता है कि चलो अब जाकर उस चीज को लेता हूँ। मगर वो जब बैग ओपन करता है तो उसके अंदर पैसे होते हैं, तो ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। तो फिर हम सैम को भी देखते हैं जो रिवर्स होकर वापस प्रेजेंट में आ जाता है। तो फिर मिस यान उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई क्लू मिला। तो सैम कहता है कि क्या तुम्हें वो 2 केस याद हैं जिनमें मैं इन्वॉल्व हुआ था। तो मिस यान कहती है कि हाँ, पर वो तो अब सॉल्व हो गई हैं। तो सैम बताता है कि उन दोनों केसों में असली मुजरिम वो लोग नहीं थे बल्कि वो एक बंदा था जो उनको हिप्नोटाइज करके उनसे कत्ल करवाता था और उसी ने ही आज इन तीनों का भी कत्ल किया है और वो इसी शिप में है। और फिर तभी हम ऑफिसर चैन को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या है क्या प्राइवेट बातें चल रही हैं। तो मिस यान कहती है कि ऑफिसर चैन आप यहाँ पर चले, अच्छा हुआ, अब हम मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और तभी वो क्लू ढूंढने लग जाती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि शुक्र है कि ऑफिसर चैन को मेरे बारे में नहीं पता चला कि मैं उनको फॉलो कर रही थी। तो फिर सैम कहता है कि ऑफिसर चैन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो ऑफिसर चैन कहता है कि मैं भी तुम लोगों से यही सवाल पूछ सकता था क्या कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर मैंने पूछा क्या, कहीं मैंने तुम लोगों की प्राइवेट डेट को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना। तो ये सुनकर मिस यान को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ऑफिसर चैन हाथ में रहकर बात किया करें, और वैसे आपको किसी ने बताया नहीं है कि खून वाली जगह पर सिगरेट पीना मना है। तो ऑफिसर चैन कहता है कि ठीक है मैं बाहर जाकर पी लेता हूँ, तुम लोग करो अपनी प्राइवेट बातें। तो ये सुनकर मिस यान उसकी खोपड़ी तोड़ने के लिए जाने लगती है मगर सैम उसको रोक लेता है और कहता है कि छोड़ो, अभी हमारे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की मौत का उस गंजे की मौत के साथ कुछ ना कुछ लिंक है, हमें दोबारा जाकर उस गंजे की रूम की तलाशी लेनी होगी। और फिर सीन शिफ्ट होकर हम तीनों को गंजे के रूम में देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर चैन सैम को कहता है कि वाह लड़के, तुम तो पनौती हो, इतनी लाशें तो कुत्ता भी नहीं सूंघ सकता जितनी तुम्हें मिल जाती हैं। तो सैम कहता है कि ऑफिसर तमीज से, मैं यहाँ पर टूरिस्ट गाइड हूँ, आपकी बेटी का बंदा नहीं जो आप कुछ भी बोल दो। तो फिर ऑफिसर चैन कहता है ये तो चैन टाइगर है, वर्ल्ड पॉपुलर
गैंगस्टर, किसको पता था कि इसकी मौत ऐसे हो जाएगी। तो मिस यान कहती है कि ऑफिसर चैन आप इसको कैसे जानते हैं। तो ये सुनकर ऑफिसर चैन घबराने लग जाता है और कहता है कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन तो इंटरपोल ऑफिसर से मिली थी, उन्होंने ये भी बताया था कि आज यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डिलीवरी करने वाला है। तो मिस यान कहती है कि इसका मतलब ये गंजा और वो तीनों लोग ही आपस में डील करने वाले होंगे। तो ऑफिसर चैन कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और तभी वो वहाँ से बहाना बनाकर बाहर चला जाता है। तो फिर मिस यान सोचती है कि जरूर वो चीज इस बॉक्स में होगी जिसकी यार डिलीवरी करने वाले थे, मगर आखिर वो चीज गई कहाँ पर। तो सैम बताता है कि उसी खूनी के पास होगी जिसने इसका कत्ल किया होगा, वही इस चीज को लेकर भाग गया होगा। और फिर तभी सैम को बेड पर एक कार्ड नजर आता है। तो वो जब उसको देखता है तो वो कहता है कि ये कार्ड तो मैंने कहीं पर देखा हुआ है। और तभी वो अपनी पॉकेट से सेम वैसा ही कार्ड निकालता है और कहता है ये तो वही है, इसको तो मैं जानता हूँ, जो लड़की कत्ल के टाइम वॉशरूम में थी उसको मैं जानता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट तरफ सैम को देखते हैं जो बार बार उस लड़की को कॉल कर रहा होता है, मगर उसका नंबर बंद जा रहा होता है। तो फिर मिस यान कहती है कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन कैप्टन के पास से भी तो ले सकते हैं ना। तो सैम कहता है कि कोई फायदा नहीं, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन वहीं से भी डिलीट करवा दी होगी। और फिर वो कहता है कि मिस यान अभी बहुत रात हो गई है, हमें जाकर सोना चाहिए, हम सुबह इसके बारे में बात करेंगे। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, मिस यान को देखते हैं जो अपने रूम में सोने के लिए जा रही होती है, मगर तभी उसे वहाँ पर जॉन खड़ा नजर आता है। तो वो उससे पूछती है कि छोटे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जॉन कहता है कि मेरी मम्मी गुम गई है और अब मेरे पास कोई सोने के लिए जगह भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो मिस यान कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम मेरे रूम में सो जाओ, मुझे एक छोटा सा काम है, उसको सॉल्व करने के बाद हम तुम्हारी मम्मी को जरूर ढूंढ लेंगे। तो फिर हम जॉन को देखते हैं जो एक इवल स्माइल देता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कुनी को देखते हैं जिसके हाथ में टीयर ऑफ 100 आई डीमन होता है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब नूना गंजे के रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी हम कुनी को भी देखते हैं जो वहीं पर छुपी होती है और नूना के रूम के बाहर जाने के बाद कुनी रूम के अंदर जाती है और वो वहाँ पर टाइगर चैन को मरा हुआ देखती है। तो तभी उसे वहाँ पर किसी चीज की स्मेल आती है। तो तभी वो जब बेड के नीचे देखते हैं तो उसे वहां पर टीयर ऑफ 100 आई डीमन नजर आता है। और फिर हमें पता चलता है कि गंजे ने मरते वक्त टीयर ऑफ आई को बेड के नीचे फेंक दिया था और ये वही चीज है जिसके पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं। और तभी कुनी को ये चीज मिल जाती है और वो कहती है ये तो वही चीज है जिसके पीछे जीरो पड़ा हुआ है। और फिर हमें और ज्यादा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सैम को देखते हैं जो एक ब्लास्ट से जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तो तभी हम कुनी और जीरो को भी उसके पास देखते हैं। तो कुनी उसको बचाने के लिए जाने लगती है, मगर जीरो उसको रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम इसको बचाना चाहती हो तो तुम्हें उस चीज को मुझे लाकर देना होगा, और अगर एक दफा वो चीज मेरे हाथ लग गई तो मैं तुम दोनों को फ्री कर दूंगा और कभी तंग नहीं करूंगा। और फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुनी को देखते हैं जो रो रही होती है और कहती है कि जीरो इस दफा मैं तुम्हें अपने भाई के साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैम को देखते हैं जो जॉन को मिस यान के साथ देखता है। तो वो कहता है कि ये कौन है, क्या ये आपका बेटा है। तो मिस यान कहते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा छोटा भाई है, दरअसल इसकी मम्मी गुम गई है, मैंने इसे प्रॉमिस किया है कि मैं इसकी मम्मी इसको ढूंढ के दूंगी। तो जॉन कहता है कि नहीं नहीं मेरी मम्मी गुमी नहीं है, वो मुझे छोड़ के चली गई है, आप बाप मेरी मम्मी हो। तो सैम कहता है कि मिस ये आपको क्या कह रहा है। तो मिस यान कहती है कि हाँ हाँ थोड़े टाइम के लिए मैं इसकी स्टेप मदर हूँ जब तक इसकी असली मम्मी नहीं मिल जाती। तो सैम कहता है कि ये मेरे साथ अत्याचार है, मेरी तो अभी तक आपसे सेटिंग भी नहीं हुई और आपने एक बच्चे को गोद ले लिया। तो फिर जॉन कहता है कि मम्मी मम्मी ये अंकल कौन है। तो सैम कहता है कि ओए ओए अंकल किसको बोला, मैं तेरे छोटे भाई की उम्र का हूँ। और फिर तभी हम ऑफिसर चैन को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये अंकल है फिर तो मैं तुम्हारा दादा हुआ। और तभी वो जॉन की गालों को खींचने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं कैप्टन के पास जा रहा हूँ एक दफा दोबारा से लिस्ट देखने ताकि कोई क्ल्यू मिस ना रह जाए। और फिर तभी वो जॉन को ठुड्डा मारता है और कहता है कि चल बच्चे शाबाश यहाँ से निकल, छुट्टी कर, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है। तो मिस यान कहती है कि ऑफिसर चैन तमीज से, वो भी बच्चा है, उसके साथ तो इज्जत से बात करें। तो ऑफिसर चैन कहते हैं कि मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम यहाँ पर केस इन्वेस्टिगेट कर रही हो या बच्चे गोद ले रही हो। 15 minutes later. और फिर हमें सैम और मिस यान को दोबारा दिखाया जाता है जहाँ पर सैम कह रहा होता है कि मुझे नूना को पकड़ने का रास्ता मिल गया है। जितना मुझे याद है नूना भी उस दिन गंजे का कत्ल करने के लिए आई थी, मगर वो फेल हो गई थी क्योंकि उससे पहले किसी और ने उसका कत्ल कर दिया और वो चीज लेकर भाग गया। ज्यादातर प्रोफेशनल किलर्स में ये होता है कि अगर वो अपने मिशन में फेल हो जाए तो उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना पड़ता है। तो मिस यान कहती है कि तुम्हारा मतलब वो शिप छोड़कर भागने वाली होगी, मतलब हमें कैप्टन के पास जाकर पता करना होगा कि आखिर शिप छोड़कर कौन जाने वाला है। और फिर सीन शिफ्ट तरफ मिस यान को देखते हैं जो कंट्रोल रूम में कैप्टन से बात करने के लिए आई होती है, मगर एक बंदा मिस यान को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि कैप्टन आपसे बात करें, आप खुद ही देख लें उनकी हालत कैसी है। और फिर हम कैप्टन को देखते हैं जो शराब की बोतलें पी पी कर चिल आउट करके नशे में टुन पड़े होते हैं। और फिर वो जब अपने सामने सैम और मिस यान को देखते हैं तो वो उन्हें भी कहते हैं कि आज हम चिल आउट करते हैं पर सबसे पहले ड्रिंक मैं करूंगा। तो फिर वो बंदा बताता है कि कैप्टन ने जब से वो 3 लाशें देखी हैं तब से वो चिल आउट ही करी जा रहे हैं और शराब पिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी किसी भी बात का जवाब दे सकेंगे। तो मिस यान कहती है कि अच्छा तो फिर तुम बताओ क्या कोई बंदा शिप छोड़कर जाने वाला है या किसी ने कोई मिनी बोट ऑर्डर की है।
तो ये सुनकर वो बंदा सोच में पड़ जाता है। तो फिर हम कैप्टन को देखते हैं जो बताता है कि थोड़ी देर पहले नैशिंग ने मेरे साथ दारू पी थी और वही मिनी क्राफ्ट की बातें कर रहा था। तो सैम उस बंदे से पूछता है कि आखिर ये मिनी क्राफ्ट क्या है। तो वो बंदा बताता है कि ये एक तरह का छोटा जहाज होता है। तो मिस यैन कहती है कि क्या वो जहाज अभी भी यहीं पर है या चला गया। तो वो बंदा बताता है कि उस जहाज की टाइमिंग आज 12 बजे है, वो आज रात 12 बजे यहाँ से निकलेगा। और फिर तभी हम जॉन को भी देखते हैं जो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अंकल तुम हर वक्त मेरी मम्मी के साथ ही क्यों रहते हो। तो सैम कहता है कि छोटे बच्चे ये मेरा काम है तुम्हारी मम्मी को प्रोटेक्ट करना। और फिर तभी वो जॉन को पकड़ने लगता है मगर जॉन उसके हाथों से बचकर उसके पीछे चला जाता है और अपने हाथों से गन बनाकर उसकी बूटी के अंदर वार देता है। तो ये देखकर सैम की चीखें निकलने लग जाती हैं और कहता है कि हाय मेरी बूटी। मिस यैन आप देख रही है ना इसने मेरे साथ क्या किया। तो मिस यैन कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा, तुमने ही उसको पहले तंग किया था। तो फिर तभी सैम अपनी बूटी को सहलाने लग जाता है और वहां से चला जाता है और कहता है कि आज तुझ पे ठंडी ठंडी बर्फ रखूंगा। और फिर तभी उसे अपने सामने कूनी नजर आती है तो वो उसके पास चला जाता है और कहता है कि कूनी क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। तो कूनी कहते हैं कुछ नहीं भैया मेरा मूड खराब है। तो फिर सैम उसको गले लगा लेता है। तो कूनी कहती है कि भैया मुझे डर लग रहा है कहीं हम दोनों किसी दिन अलग ना हो जाएं। अगर हम अलग हो गए या मैं मर गई तो क्या तुम मुझे याद रखोगे। तो सैम कहता है कि ऐसा नहीं कहते, चाहे मुझे अभी मेरे पास्ट का कुछ भी याद नहीं है पर मेरे पास अभी तुम हो और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जॉन को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। और तभी मिस यैन उठकर रूम से बाहर आ जाती है जहाँ पर सैम उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि टाइम हो गया है हमें चलना चाहिए। और फिर अंदर हम जॉन को देखते हैं जो कि होश में आ जाता है और तभी उसके अंदर एक डीमन आ जाता है और वो डीमन कहता है कि अब ये बॉडी मेरे कंट्रोल में है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम नैशिंग और नूना को देखते हैं जो कि ये शिप छोड़कर जाने वाले होते हैं। मगर तभी हम मिस यैन और सैम को देखते हैं जो वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको देख लेते हैं। तो फिर सैम जब नैशिंग को देखता है तो वो कहता है कि तुम। तो नैशिंग कहता है कि हाय हेलो कैसी हो। तो मिस यैन कहती है कि सैम क्या तुम इसे जानती हो। तो सैम कहता है कि हाँ इसने जेल में मेरी इज्जत नीलाम होने से मुझे बचाया था। तो फिर मिस यैन कहती है कि चाहे कुछ भी हो मगर अभी तुम दोनों का अरेस्ट किया जाता है, तुम दोनों के सर पर गंजे के कत्ल का इल्जाम है। तो नूना कहती है कि हमने कोई कत्ल नहीं किया, वैसे भी वो एक खतरनाक चीज की डिलीवरी करने वाले थे, हम तो बस उन्हें रोकने के लिए गए थे मगर हम फेल हो गए। तो सैम कहता है कि आखिर किस चीज की डिलीवरी हो रही थी। तो नैशिंग बताता है कि वो एक डोज है जिसका नाम दी टीयर ऑफ 100 आई डीमन है। उसको लेते ही इंसान का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके अंदर पावर्स आ जाती हैं। और फिर तभी हम अफसर चैन को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि वाह यहाँ पर तो दोनों के दोनों मुजरिम मौजूद हैं। और तभी वो भी उन पर गन तान लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी से वो डोज मेरे हवाले कर दो। मगर हम नूना को देखते हैं जो अफसर चैन की बातों को फुल इग्नोर मार रही होती है। तो ये देखकर अफसर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर शूट करने वाला होता है। मगर हम नैशिंग को देखते हैं जो उसकी गन को पकड़कर उसको नीचे गिरा देता है। तो फिर अफसर चैन जब उठता है तो वो मिस यैन को कहता है कि इस पर शूट कर दो अगर ये अपनी जगह से हिला तो नूना कहती है कि शूट किस बात का, हमने कोई कत्ल नहीं किया और वो डोज भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उस डोज को ढूंढ सके। मगर तभी हम देखते हैं कि बिजली कड़कने लग जाती है और तभी वहां पर जीरो की एंट्री होती है जो आकर कहता है कि लगता है कि आज तो सारे के सारे मदारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्यों ना फिर एक तमाशा हो जाए। तो फिर सैम जब जीरो को देखता है तो वो कहता है कि तुम। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जीरो को देखते हैं जो कहता है कि वाह आज तो सारे के सारे मदारी के बंदर यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर क्यों ना कुछ तमाशा हो जाए। और फिर तभी वो ऑफिसर चैन को कहता है कि क्या तुम्हें वो डोज मिला। तो ऑफिसर चैन कहता है कि मैंने उस डोज को बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला, जरूर वो इनके पास ही होगा। तो फिर जीरो नैशिंग को कहता है कि क्या वो डोज तुम्हारे पास है। तो नैशिंग कहता है कि नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। तो जीरो कहता है कि हड्डी पे पलने वाले कुत्तों का कोई हक नहीं कि वो मुझसे ऐसे बात करें। तो ये सुनकर नैशिंग को गुस्सा आ जाता है तो वो और नूना उस पर मिलकर अटैक कर देते हैं मगर वो उन दोनों के अटैक से बड़ा इजीली बच जाता है। और फिर तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है और सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। मगर तभी हम सैम को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि आखिर मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा। तो फिर हम जीरो को देखते हैं जो सैम के पास आता है और कहता है कि हेलो नंबर 1 कैसे हो, या मैं फिर ये कहूँ लॉन्ग टाइम नो सी नंबर 1। तो सैम कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही ये सारे कत्ल किए हैं, आखिर हो कौन तुम और मुझे नंबर 1 क्यों बुला रहे हो। तो जीरो कहता है कि लगता है कि अभी तक तुम्हें कुछ याद नहीं आया। और तभी वो ऑफिसर चैन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि ऑफिसर चैन अब तुम्हें पता है कि तुम्हें इन सब के साथ क्या करना है, इन लोगों को तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है, तो अगर ये जिंदा रहे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो ऑफिसर चैन कहता है कि जी सर मैं समझ गया, मेरे को इन सब का कत्ल करना है। और फिर तभी वो मिस यैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर हम मिस यैन को देखते हैं जो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती। तो वो कहते हैं कि ये मुझे क्या हो गया है, आखिर मैं
ये गन क्यों नहीं उठा पा रही। और तभी उसके सामने सिंबल आ जाते हैं तो वो एक अजीब से वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहाँ पर वो एक फॉर्मेशन में कैद होती है। तो वो कहती है कि क्या मैं वापस उसी वर्ल्ड में आ गई, लेकिन इस दफा मैं इन चेन्स के साथ क्यों बनी हुई हूँ, कहीं ये मेरे मरने का टाइम तो नहीं है। और फिर तभी हम उसी क्रीचर को देखते हैं जो लोगों की सोल खाता है और वहां पर आ जाता है, मगर इस दफा वो मिस यान की सोल को नहीं खाता बल्कि वो अपनी पावर से उसकी चेन को तोड़ देता है और मिस यान को आजाद कर देता है। जिस पर मिस यान अपने प्रेजेंट वाले वर्ल्ड में आ जाती है जहाँ पर वो मूव कर रही होती है। तो वो फौरन से अपनी गन उठाकर ऑफिसर चैन पर शूट कर देती है, जिससे ऑफिसर चैन की वहीं पर ही मौत हो जाती है। टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय, गया हरामी कहीं का। और फिर जीरो जब मिस यान को मूव करता हुआ देखता है तो वो कहता है कि तुम कैसे मूव कर रही हो। और फिर तभी उसे याद आता है कि अच्छा तुम भी हांगफू फैमिली से हो। और फिर तभी वो नंबर 11 को आवाज देता है कि आजो अब तुम्हारी बारी है। तो फिर तभी हम जॉन को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि मम्मी आप कैसी हैं, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मिस यान कहती है कि जॉन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। मगर हम जॉन को देखते हैं जो भागकर मिस यान की तरफ ही आ रहा होता है और उसके हाथ में कुछ नीडल्स होती हैं जिनसे वो मिस यान पर अटैक करने वाला होता है। मगर हम सैम को देखते हैं जो जॉन को ठुड्डा मारकर दूर कर देता है और तभी वो खुशी से नाचने लग जाता है कि ये मैंने कर दिया, मैं तुम्हें बहुत देर से लात मारना चाहता था और मुझे तुम पर शुरू से ही शक था कि उस गंजे का कत्ल तुमने ही किया है, क्योंकि पहली दफा जब उस पर नीडल से अटैक किया गया तो वो ऊपर से किया गया था जिनसे वो बड़ा आसानी से बच गया था, मगर फिर किसी ने नीचे से उस पर अटैक किया जिससे वो ना बच सका। और नीचे से अटैक सिर्फ छोटा बच्चा ही कर सकता है जो कि तुम हो, और ऊपर से अटैक तुमने ये अपने ड्रोन के साथ किया है जिनको तुम हर वक्त अपने साथ लिए फिरते हो। तो जॉन ये सुनकर रोने लग जाता है और कहता है कि ये सच है, पर मेरी कोई मम्मी नहीं थी जो मुझे सही रास्ता बता सके। और फिर तभी हम जॉन के अंदर के डीमन को देखते हैं जो बाहर आ जाता है और कहता है कि मैंने ही अपनी सारी मम्मीज का कत्ल कर दिया था। तो ये देखकर मिस यान और सैम बहुत हैरान होते हैं। तो सैम कहता है कि इसकी तो डबल पर्सनैलिटीज हैं। तो जॉन कहता है कि मम्मी मम्मी क्या आप मेरे साथ स्विमिंग करने चलेंगी, मैं आपको नहलाऊंगा, आप मुझे नहलाना। और फिर तभी जॉन अपने ड्रोन से सैम और मिस यान पर अटैक कर देता है, मगर हम सैम को देखते हैं जो मिस यान को पकड़कर बचा लेता है, मगर उसके हाथ मिस यान के बड़े बड़े विचारों पर ही होते हैं। तो ये देखकर मिस यान को गुस्सा आ रहा होता है, मगर हम ड्रोन्स को देखते हैं जो दोबारा उन पर अटैक कर देते हैं। तो सैम दोबारा मिस यान को बचा लेता है और इस दफा उसके हाथ उसके बड़े बड़े विचारों पर नहीं बल्कि कहीं और ही होते हैं। तो मिस यान कहती है कि सैम अपने हाथ उठाओ, मगर हम सैम को देखते हैं जो जॉन को चिढ़ाने में लगा होता है। तो फिर मिस यान सैम के मेन पार्ट पर अटैक करती है और कहती है कि ठड़की कहीं के पीछे हो। और तभी वो अपनी गन से एक ड्रोन पर शूट करती है जिससे वो ड्रोन वहीं पर गिर जाता है। तो जॉन कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरे ड्रोन तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर तभी हम कुन्नी को देखते हैं जो पीछे से जंप मार के आती है और वो आकर उसके दूसरे ड्रोन को भी तोड़ देती है और कहती है कि भैया क्या तुम ठीक हो। तो सैम कहता है कि कुन्नी तुम यहाँ पर कैसे आई। और फिर हम जॉन को देखते हैं जो कुन्नी को कहता है कि तुमने मेरे ड्रोन तोड़े हैं, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तो कुन्नी कहती है कि चुप कर बे चूतिए नंबर 11। तो ये सुनकर जॉन को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं नंबर 11 नहीं नंबर 7 हूँ। और तभी वो कुन्नी पर अटैक कर देता है, मगर हम कुन्नी को देखते हैं जो सिर्फ उसको एक ही लात मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तो फिर वो दोबारा उठकर कुन्नी पर अटैक करने के लिए आता है, मगर कुन्नी इस दफा उसको चाकू मारती है और मुक्का मार के सीधा पानी में गिरा देती है और कहती है कि अब तुम अकेले जाकर स्विमिंग करो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। और फिर वो अपने भाई को कहते हैं कि हेलो भाई कैसे हो, देखा मैंने उसको हरा दिया। मगर हम जीरो को देखते हैं जो अचानक से कुन्नी के पीछे आ जाता है और उसको एक ही चपेट मारता है जिससे कुन्नी दूर जाकर गिरती है। तो ये देखकर सैम को गुस्सा आ जाता है और वो जीरो पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर जीरो उसको भी एक मुक्का मारता है जिससे सैम वहीं पर ठुस होकर नीचे बैठ जाता है। तो फिर जीरो उसे कहता है कि जल्दी से वो डोज मुझे दे दो तो फिर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। तो सैम कहता है कि मेरे पास वो डोज नहीं है, अगर होता भी तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं देता। जिस पर जीरो एक दफा फिर उसे ठुड्डा मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी दफा सोचने का टाइम दे रहा हूँ, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वो डोज मुझे दे दो। मगर तभी हम कुन्नी को देखते हैं जो अपने नाइफ से जीरो पर अटैक कर देती है, मगर जीरो उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि नंबर 5 तुम आग से खेलने की कोशिश कर रही हो। तो सैम कहता है कि क्या ये कुन्नी को जानता है। तो कुन्नी कहती है आग से खेलने का तो मुझे बचपन से शौक है। और तभी वो जीरो पर अटैक कर देती है, मगर हम जीरो को देखते हैं जो उसके हर अटैक को बड़ा इजीली डॉज कर रहा होता है और फिर वो कुनी को हल्की सी किक ही मारता है जिससे कुनी दूर जाकर गिरती है। तो फिर कुनी दोबारा से उठती है और उसके हाथ में वही डोज होता है जिसे देखकर जीरो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये डोज तुम्हारे पास कैसे आया, जल्दी इस डोज को मुझे दे दो। तो कुनी कहती है कि ये डोज तो शुरू से ही मेरे पास था और मैं इस दफा तुम्हें अपने भैया के साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी। और तभी वो उस डोज को खुद में इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्ट करने के बाद उसकी आइज का
कलर चेंज हो जाते हैं और वो जीरो को लेवल की टक्कर देने लग जाती है, जिस पर जीरो जॉन की हेल्प मांगता है। तो जॉन दोबारा उठ जाता है और ड्यूल नीडल से अटैक करके सैम को मारने लगता है, पर कूनी फौरन उसके सामने आकर वो अटैक खुद पर ले लेती है और सैम को बचा लेती है, मगर वो खुद भी बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सैम को सदमा पहुंचता है और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिस पर वो इतना फास्ट मूव करता है कि एक अटैक में जॉन को पकड़कर दूर फेंक देता है और जीरो को जान से मारने लगता है। पर जीरो कहता है कि रुक जाओ, मैं अभी भी उसे बचा सकता हूँ, और वो कूनी को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसके बाद सैम ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसे सपना आता है कि डॉक्टर ने उसकी सारी पावर को सील कर दिया था, मगर अब उसने अनलॉक कर लिया और उसे 3 दिन बाद हॉस्पिटल में होश आता है। होश में आते ही वो कूनी का नाम लेता है, पर नानचिंग कहता है कि सबसे पहले ये बताओ कि तुम नंबर 1 हो या सैम। दरअसल वो कंफर्म कर रहा था कि इसकी मेमोरी वापस आई या नहीं, क्योंकि वो नंबर 1 से उसके पास्ट के मिशन की वजह से बदला लेना चाहता था। पर सैम झूठ बोल देता है कि नहीं, मगर सच में उसकी मेमोरीज वापस आ गई होती हैं और वो रात में जीरो की बेसमेंट पर अटैक करता है, जहां उसे जीरो तो नहीं मिलता मगर एक वीडियो मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि सैम पर जितने भी पास्ट में अटैक हुए थे वो सब जीरो ने ही प्लान किए थे। जीरो नंबर 1 की डेथ रिवाइंड पावर से जलता था, इसलिए उसने इसे इंजर्ड करके उसकी पावर को सील कर दिया और एक न्यू सैम की पहचान दी, ताकि उसकी पावर इवॉल्व होना रुक जाए और बाद में वो उसे चुरा सके। ये जानकर सैम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अंडरग्राउंड टनल में जीरो के साथ फाइट करने के लिए जाता है, पर जीरो उसके साथ फाइट नहीं करता। उसने कूनी को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो उससे सैम पर अटैक करवाता है, पर वो उस पर अटैक नहीं करता, बस खुद को डिफेंड करते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो चाकू निकाल कर उसके सीने में मार देती है। सैम जब बेहोश हो जाता है तो कूनी भी होश में आकर बेहोश हो जाती है और जीरो उन दोनों को पकड़कर बंदी बना लेता है। फिर वो सैम की डेथ रिवाइंड पावर चुराने का प्रोसेस शुरू कर देता है, क्योंकि ये एक एंशिएंट लेवल पावर थी जो इतनी ज्यादा इवॉल्व हो जाती है कि इंसान लाइफ एंड डेथ को ही कंट्रोल कर लेता है। जीरो ने खुद पर इतने टेस्ट किए थे कि वो अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच सकता था, इसलिए वो सैम की पावर की वजह से इमोर्टैलिटी को हासिल करना चाहता था, पर मिस यैन ऐसा नहीं होने देती। वो सैम का पीछा करते हुए वहां आ जाती है और सैम के कॉन्शियस माइंड में जाती है, जहां जीरो कूनी और सैम को बांधकर उनकी पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो मिस यैन पहले तो ये सब छुपकर देखती है, पर वो भी एक एंशिएंट फैमिली से थी, जिस क्रीचर ने पहले उसकी हेल्प की थी अब वो उस क्रीचर को कंट्रोल कर सकती थी। फिर वो अपने फादर के दिए आर्टिफैक्ट की मदद से उसे वहां समन करके कूनी को तो बचा लेती है, मगर जीरो का ध्यान टूट जाता है, जिस पर वो गुस्से में आइस क्रिस्टल बाल से मिस यैन पर अटैक करता है, मगर वो क्रीचर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। ऐसे ही वो काफी बार अटैक करता है, मगर वो क्रीचर एक भी अटैक उन दोनों को लगने नहीं देता। फिर मिस यैन कूनी को होश में लाते हुए कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारे भाई को छुड़वाना होगा, वरना अगर जीरो ने इमोर्टैलिटी हासिल कर ली तो वो पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर देगा। पहले ही उसने काफी शहर में आतंक फैलाया हुआ है। फिर जीरो जब दोबारा अटैक करता है तो इस बार क्रीचर एक फॉर्मेशन बना के उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से जीरो का ध्यान भटक जाता है और वो दोनों मिलकर चेन को उखाड़ कर सैम को आजाद कर देते हैं। फिर मिस यैन उस क्रीचर को ऑर्डर देती है कि जल्दी हम सबको यहाँ से बाहर निकालो, जिस पर क्रीचर एक एंशिएंट टेक्निक का यूज करते हुए लेजर अटैक करता है, तो जीरो डर जाता है और बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। तभी क्रीचर अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करता है और उन सभी को कॉन्शियस माइंड से रियल वर्ल्ड में भेज देता है, जहां जीरो गुस्से में मिस यैन को गले से पकड़कर दूर फेंक देता है कि तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। मगर सैम भी होश में आ गया होता है और वो जीरो के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट करके उसे हरा देता है। गुस्से में पागल जीरो डीमन आई को ही अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है कि शायद उसे किसी एंशिएंट क्रीचर की पावर्स मिल जाएंगी, और इसका उल्टा हो जाता है। इसे वो लोग दिखाई देने लग जाते हैं जिनको इसने मारा था। वो लोग इसके ज़हन पर काबू कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये डरने लग जाता है और अपना आप खो देता है। अब उसे पता चल गया था कि वो मरने वाला है, इसलिए वो कहता है कि अगर मैं मरा तो तुम सबको भी साथ लेकर मरूंगा, और वो एक रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, मगर वो लोग टनल के रास्ते से बच जाते हैं। ब्लास्ट के बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो एक सीक्रेट रूम से बाहर निकलता है और डीमन आई को उठाकर एक कार में बैठ जाता है। कार में हमें एक न्यू विलन दिखाया जाता है जिसने ये सब स्टार्ट किया था, और वो कहता है कि क्या जीरो फेल हो गया? तो डॉक्टर कहता है कि मेरे मास्टर आपने जैसा प्रोडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं 1000 सालों से चुप था मगर आप नहीं, और इसी के साथ ये एनिमी खत्म हो जाता है। इसका अभी तक कोई नेक्स्ट सीजन या अपडेट नहीं आई, मगर जब भी आएगी मैं तभी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं कल आप लोगों से एक न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूडू।